नाज़रीन, हमारे साथ आज आलमपुरा के साबिक़ कारपोरेटर अमजदुल्ला खान खालिद मौजूद हैं। आइए हम जेएचएमसी के इलेक्शन के बारे में उनसे गुफ्तगू करते हैं। खालिद साहब, आपका साक्षी टीम में खैर मकदूम है और सबसे पहला सवाल ये है कि जो रिजर्वेशन हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? ये ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो रिजर्वेशन हुआ है, ये टीआरएस एमआईएम ये दोनों का गठजोड़ करके अपने सियासी मुखालिफिन की आवाज़ को दबाने के लिए जो दिल में आया। रिजर्वेशन से पहले रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ उसके एक नाम से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये जो रीऑर्गेनाइजेशन करते कि एक म्यूनसिपल डिवीजन 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं आना, 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आना, लेकिन पुराने शहर के तकरीबन म्यूनसिपल डिवीजन जैसा आजमपुरा है, डबीरपुरा है, छौनी है। छौनी म्यूनसिपल डिवीजन 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रही, मलकपेट में और याकूतपुरे में। डबीरपुरा, चार मीनार और याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो रीऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा घपला किए, हम ऑब्जेक्शन किए, वो ऑब्जेक्शन को ओवर रूल कर दिए, करके उसको फाइनल कर दिए। उसके बाद में रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन में देखिए आप कि आजमपुरा जो सीट है, ये आजमपुरा म्यूनसिपल डिवीजन 57.4 वुमेन परसेंटेज आ रहा था इसमें, यानी जो 50 सीट रिजर्व हो रहे थे उससे बढ़ के 7% इसमें आ रहा था। तो ये किसी भी तरीके से ये सीट रिजर्व नहीं हो रही थी। लेकिन मेरे सियासी जो मुखालिफिन हैं वो लोग क्या किए, सरकार पे प्रेशर डाल के, गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल के मेरी सीट को आजमपुरे को रिजर्व किए। यानी 2002 से लेके 2007 तक मैं जहाँ का कारपोरेटर था, चंचलगुड़े का कारपोरेटर था, तो वो सीट को पहले रिजर्व करे थे। जब 2009 के इलेक्शन में बीसी ई कर दिए, जबकि वहाँ पर ज़्यादा बीसी के वोटर्स ही नहीं है। अब मेरी ये मौजूदा कॉन्स्टिट्यूंसी आजमपुरे को इसको फिर से रिजर्व कर दिए, लेडीज सीट कर दिए। तो अब मेरे को एक नई सीट अकबरबाग से इंतखाबात लड़ना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि आजमपुरे में मैं 5 साल खिदमत किया, लोगों की इस एरिया को डेवलप किया, यहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आपके कोई फैमिली मेम्बर्स को यहाँ से लड़ाइए, छोड़िए, लेडीज हो चुका है। तो इसलिए मैं अपनी अहलिया आसमा खातून को आजमपुरे का उम्मीदवार बनाकर हम यहाँ पर उतारे। पहली मरतबा आप अपने अफराद खानदान खातून यानी बाहर लाए हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, इस्लाम की तारीख उठाकर देखो आप, तारीख़ इस्लाम इस बात की गवाही देती है कि खातून का बहुत बड़ा रोल रहा है लेडीज़ का तारीख़ इस्लाम में भी। और हिंदुस्तान की आज़ादी की अगर आप बात करें तो देखिए कि कई मुस्लिम ख़वातीन हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर हिस्सा लिए हैं। तो और हमारा घराना जो है ऐसा कोई डरने और घबराने वाला नहीं है। हर चैलेंजेस को हम फेस करने के लिए पहले भी तैयार थे, है और रहेंगे। बाज़ाब्ता पर्दे का ख्याल रखते हुए उसकी कैनवेसिंग चलेंगी और इंतखाबात होने के बाद में, जब हमारी उम्मीदवार आजमपुरे से इंतखाबात जीतने के बाद में, पहले से ज़्यादा काम वहाँ पर हम करके बतलाएंगे। आप कितने जगह पर अपना उम्मीदवार खड़ा? मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से अभी तक 27 उम्मीदवारों को हम ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में डाले हैं। इंशाल्लाह हमारी दुआ है हम आवाम से साफ सुथरा बेहतर हैदराबाद सिर्फ मजलिस बचाओ तहरीक ही दे सकती है, क्योंकि करप्शन और कलेक्शन में जितने भी लोग इंतखाबात में जीतते हैं, करप्शन और कलेक्शन में 5 साल गुजर जाते हैं। हालिया आप एक ही मिसाल देता हूँ, इससे आप समझ जा सकते हैं कि जो पिछला रमज़ान का महीना जो गुजरा, कंट्रैक्टर्स की स्ट्राइक की वजह से पूरे शहर में, खासतौर पुराने शहर में कचरे का अंबार था पूरा चारों तरफ। तो कचरे की तरफ से जो एक मुस्लिम फेस्टिवल होने के बावजूद, रमज़ान होने के बावजूद, यहाँ पर जो हुकूमत थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति की जो सरकार थी, वो कचरे के मसले को, स्ट्राइक को ख़त्म नहीं करने की वजह से लोगों में बहुत गुस्सा है। और यहाँ के जो नुमाइंदे थे, यहाँ पर के जो MLA, या तो कोई उम्रे के बहाने रमज़ान में बाहर चले गए थे या तफरी के बहाने दुबई चले गए थे ये लोग। तो साफ सुथरा हैदराबाद के लिए मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवारों को कामयाब करे। इंशाल्लाह आने वाले नतायज चौकन्ने रहेंगे लोगों के लिए कि मजलिस बचाओ तहरीक एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन। हर पार्टी का अपना मंशूर रखती है कि मैनिफेस्टो, यानी कि अगर हम जीत जाए तो ये। आपकी पार्टी से क्या मंशूर है? नहीं, आप देखिए, हमारा मंशूर खुद हमारा साबिका रिकॉर्ड है। हमारा मंशूर जो है वो अमानुल्लाह खान है, यानी साबिक में पुराने शहर में जिस तरीके से गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब बगैर बिला मजहब व मिल्लत, चाहे वो हिंदू रहो चाहे वो मुसलमान रहो, उनके लिए काम करते थे। एक वाहिद सेकुलर लीडर थे, बस्तियों को डेवलप किए, यानी गुंजान, आप जो जिस मुकाम पर आप तस्वुर नहीं कर सकते थे कि कोई जानवर भी रह सकता है,
वैसे एरिया में लोग जाकर मकाने बनाए, तालाब कट्टा, भवानी नगर उनके दौर में बसा। और यानी एक ऐसे खिदमत गुजार मैं समझता हूँ कि हैदराबाद की तारीख में भी ऐसा आपको एक लीडर नहीं मिलेगा। तो हमारा मंशूर और हमारा जो प्रोग्राम है कि हम अमानुल्लाह खान साहब की कारनामों को उनको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब रही बात, आप एक अच्छा सवाल पूछे कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक मंशूर होता है। आप मुझे बतलाइए कि कई पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने आए जो एक मैनिफेस्टो पेश करे इलेक्शन जीतने के बाद में क्या किए। अब जैसा देखिए, पुराने शहर में मेट्रो रेल का एक मसला आ गया। आज मेट्रो रेल पुराने शहर में आने नहीं दे रही, पुराने शहर की तरक्की मेट्रो रेल से रुक जा रही। अगर मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार इंतखाबात में जीतेंगे तो हम बराबर मेट्रो रेल के लिए लड़ेंगे। आप पुराने शहर की सड़कों की हालत देखिए, आप जाके हर जगह हर पुराने शहर में 1-1 फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं, हजारों करोड़ रुपए सैंक्शन हो रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो पता चलेगा कि एक भी पैसा जो है पुराने शहर में खर्चा नहीं हो रहा। आप हमारे राजशेखर रेड्डी साहब के पीरियड में जो 2000 करोड़ का जो पैकेज का ऐलान किया गया था पुराने शहर को डेवलप करने के लिए, वो राजशेखर रेड्डी साहब उनके इंतकाल के बाद में वो पैकेज किधर गया किसी को नहीं मालूम है। आप जिस वक्त राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त पे पुराने शहर में ये आपके बड़े बड़े ब्रिजेस का ऐलान करे थे। उनके इंतकाल के साथ ही जो प्रोजेक्ट भी खत्म हो गया, कंटिन्यूटी में दूसरे चीफ मिनिस्टर्स जो है उसको कंटिन्यू नहीं किए, या अवामी नुमाइंदे जो थे उसको कंटिन्यू नहीं किए। आप उससे हटके अगर गुफ्तगू करेंगे तो जैसा 4% रिजर्वेशन की बात है, आज कहाँ है बतलाइए। केसीआर साहब आज वादा कर रहे हैं 12% रिजर्वेशन देते। केसीआर साहब का वादा तो गालिब की महबूबा का वादा हो गया बेचारों का। ना वो 4% जो राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में मिला था वो हमारे को मिल रहा, ना 12% रिजर्वेशन। 4% तो जारी है फिलहाल, 4% के अलावा 12% देने की बात कर रहे हैं। तो क्या 12% को आप वो करेंगे कि नहीं, 4% जारी कहाँ पर है। 4% जो ये नए नौकरियां जो निकले हैं उसमें जारी नहीं है भी वो। अब जो एक तकरीबन 1 लाख तेलंगाना में जो नए नौकरियां मिले हैं, 4% सिर्फ एजुकेशनल बेसिस पे जारी है वो। उसमें एक कोर्ट कंडीशन लगा दिया वो 4% के लिए। 4% भी नहीं मिल रहा मुसलमानों को, 12% भी नहीं मिल रहा। 18 महीने सुधीर कमेटी बनाए। आप बतलाइए कमेटी को क्या इख्तियार है। सुधीर कमेटी को आप कमीशन फॉर्म करना था, सुधीर कमेटी के बजाय सुधीर कमीशन बनवाना चाहिए था। यानी एक धोखा ही है सब वादे। तो ये आम जैसा लीडर धोखा करते वैसे ये धोखा हो रहा। तो हमारा मुतालिबा है कि आप मजलिस बचाओ तहरीक को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, खासतौर पर पुराने शहर की आवाम बदलाव चाहती है। आज पुराने शहर की आवाम में नफरत की लहर चल रही है। बिहार के इंतखाबात और के बाद में तो आज पुराने शहर के लोगों का शऊर जागर हो गया है। हम बारहा अपील करते हैं कि इससे पहले भी हम लोग अपील करे थे कि पढ़े लिखे लोग अगर इंतखाबात में आएंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे लोग, रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, लेकिन मुसलमानों में खास तौर पे देखिए आप ओल्ड सिटी में कोई पढ़ा लिखा आदमी आगे नहीं आता इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए। फिर वही कोई रौडी शीटर, कोई बदमाश, कोई सूदखोर, कोई जानी आकर किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाबात में हिस्सा ले लेता, बाद में उन्हें इलेक्शन जीता। फिर ये जो पढ़ा लिखा तबका रहता है ये 4-5 साल बैठ के गालियां देते, कोसते कि भाई हमारा लीडर काम नहीं कर रहा। जब तक आप आगे आकर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। दूसरी चीज, पुराने शहर में खासतौर पे ओल्ड सिटी में ये देखा गया पोलिंग परसेंटेज जो है आपका गिर गया। यानी आप 2002 से 99 से आप लेके अब तक इंतखाबात देखिए, पोलिंग परसेंटेज पुराने शहर का बढ़ा ही नहीं। 30%, 35% पोलिंग परसेंटेज हो रहा, 20% ओरिजिनल पोलिंग परसेंटेज, मास बोकसिंग हो रही उसमें एक 20%। यानी 35% से आपका पोलिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा। यानी 100 आदमी में सिर्फ 35 आदमी वोट डाल रहे हैं। तो उसमें ऐसा हो रहा है कि गलत लोग इंतखाबात में आ जा रहे हैं। मेरा मुतालिबा है, मेरी गुजारिश है आपके द्वारा कि खास तौर पर इस जीएचएमसी इलेक्शन में कम से कम 90% पोलिंग करने का कोशिश करिए। अगर सब लोग मिलकर वोट डालेंगे तो एक तो बोकसिंग नहीं होगी, रिगिंग नहीं होगी और जेन्युइन आदमी को आप इलेक्शन जीतेंगे। आपका मुकाबला किस पार्टी से? मुकाबला देखिए कि हमारा मुकाबला जो है कि हम एक वन वे ट्रैफिक है, हम पीछे पलट के देखने वालों में से नहीं है। हम सिर्फ काम की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ते। काम की बुनियाद पर जो शख्स इलेक्शन लड़ता उसका मुकाबला किसी से नहीं होता। मैं अगर आज कहूंगा कि मेरा मुकाबला फलाने से है तो यानी उस इंसान को पहचान देने की बात हो गई। मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आवाम जो है मेरा मुकाबला। मैं कहूंगा कि जो माल प्रैक्टिसेस होते हैं इलेक्शन में, जो पुलिस की धांधलियां होती हैं, आप देखिए साबिका में हालिया में 2014 का इलेक्शन आया, पुलिस किस तरीके से हमारे को परेशान करी। मजीदुल्लाह खान परत जो इलेक्शन कैंडिडेट है याकुतपुरे के,
हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देखो आप इलेक्शन की, कभी भी कोई उम्मीदवार को पुलिस गिरफ्तार नहीं करी। यहाँ पर पुलिस गिरफ्तार कर ली। हमारा मुकाबला जो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स है उनसे है, हमारा मुकाबला जो करप्ट जीएचएमसी के ऑफिसर्स है जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट को पूरी मैनिपुलेट करके जो बोगस एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 से 20 हजार बोगस वोटर्स है उनसे, यानी करप्ट सिस्टम से हमारा मुकाबला है। इस मरतबा एमआईएम की जानिब से बाकायदा लिस्ट जारी नहीं की गई, हर मरतबा लिस्ट जारी की थी, आपकी क्या है, क्यों जारी नहीं की लिस्ट? नहीं, इसमें ये देखिए कि एमआईएम की तरफ से पहली मरतबा एक समंदर का एक कानून होता है कि छोटी मच्छी को बड़ी मच्छी खाती, बड़ी मच्छी को मगरमच्छ खाती। ये लोग क्या करते थे, कल तक हमारे एमबीटी के उम्मीदवारों को पैसे दे के, डरा के, धमका के या तो ले लेते या तो विड्रा करा देते, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को भी खरीद लिए। लेकिन आज ऐसा हो रहा है इनके साथ, यानी इनको एक कांग्रेस से चैलेंज हो गया। कल तक दोनों एक जगह एक मुकाम पर थे, 15 साल 20 साल से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इनके कंट्रोल में था। आज एक दूसरे को ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले बोल रहे हैं पुराना शहर मजलिस की तरफ से डेवलप नहीं हुआ, मजलिस वाले बोल रहे हैं पुराना शहर कांग्रेस की तरफ से नहीं है। मैं तो दोनों को जिम्मेदार करार दूंगा। जो पुराना शहर डेवलप नहीं हुआ इसके लिए दोनों जिम्मेदार है। यानी अगर मजलिस वाले पुराना शहर डेवलप करने की अगर कांग्रेस को इजाजत नहीं दे रहे थे तो कांग्रेस वाले खुद आके करना चाहिए था। तो ये कांग्रेस की तरफ से मजलिस को पहली मरतबा बहुत बड़ा धक्का लगा है। अगर किसी को टिकट नहीं दिए तो उन्हें भागते जाके कांग्रेस साबिका जो अब तक तकरीबन 2 कारपोरेटर्स जाके कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, कई सैकड़ों कारकुन रोज एक पुराने शहर से जुलूस जा रहा कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये लोगों को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया मजलिस वालों को। इस वास्ते ये लोग परेशान होके ना लिस्ट जारी कर रहे हैं ना किसी को बोल रहे हैं ये लोग। आपकी जिस तरह से पार्टियां बदल रहे हैं तो क्या होने वाला होगा? नहीं, इंतखाबात में तो ऐसा तो एक पार्टी से दूसरे पार्टी को, दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी को, ये अब सबसे बड़ा शार्क जो बन के बैठा हुआ है वो टीआरएस पार्टी है। सो यानी ऑक्टोपस जिसको आप बोलते कि हर पार्टी के आदमी को ले रहे हैं। यानी जो लोग बाई बर्थ तेलुगु देशम के थे सब जाके टीआरएस ज्वाइन कर ले रहे हैं, जो लोग बाई बर्थ कांग्रेस थे जाके टीआरएस ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो ये जो पोचिंग हो रहा है, लीडर्स की पोचिंग बोलते हैं इसको, मेरा मुतालिबा ये है कि अवाम जो लोग ये पार्टी बदल रहे हैं उनको सबक बराबर सिखाएंगी। आप दिल्ली का इलेक्शन देखो, बिहार का इलेक्शन देखो, सिटिंग एमएलए जाके अगर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करी तो अब उनको नहीं जिताए। अब टीआरएस वाले ये समझ रहे हैं कि कुछ एमएलए को हम तोड़ के, कुछ कारपोरेटर्स को हम ले लेके हमारे इंतखाबात में हिस्सा लड़ने से हमारी कामयाबी होंगी, और बड़े दावे किए जा रहे हैं। हमारे केटीआर साहब तो बोले कि अगर मैं इंतखाबात में अगर मेयर नहीं बना सका तो मैं अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन कर डालूंगा, सियासी जिंदगी से रिजाइन करूंगा। मैं उनको गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप वाकई चैलेंज कबूल करना है तो आप पहले मिनिस्ट्री से रिजाइन करिए, इंतखाबात में हिस्सा लीजिए। आप ये एमआईएम से दोस्ती छोड़िए आपकी, आप आइए, आप आके साफ लोग टीआरएस पार्टी को इसलिए चाह रहे थे कि एक नया तेलंगाना बनाएंगे, स्वर्ण तेलंगाना बनाएंगे बोल के। लेकिन कल तक जो ओल्ड सिटी में होता था, चाहे तेलुगु देशम सरकार रहो या कांग्रेस सरकार रहो, पुराने शहर में वही एमआईएम की गुंडागर्दी, वही एमआईएम की लीडरशिप चलती थी। आज भी वैसी हो गया। आज बल्दिया कमिश्नर को आप जाके किसी के खिलाफ में कंप्लेंट दो, नहीं वो ओल्ड सिटी में हम नहीं आते, एमआईएम का प्रेशर है, पुलिस वाले आज मजबूर है। तो ये जो केसीआर सरकार, केटीआर की सरकार जो चल रही है, बिल्कुल ओल्ड सिटी में मजहूल हो गई है। ये आके डिफंक्ट हो गई। ओल्ड सिटी में एक अलग सरकार चल रही है इनकी। तो ये आने वाले इंतखाबात में इनका जो हाई एक्सपेक्टेशन है टीआरएस वालों का कि हम इतने सीट लाएंगे, 70 सीट लाएंगे, 80 सीट लाएंगे, मैं नहीं समझता कि केसी अभी पुराने शहर के लोग टीआरएस पार्टी को इतने ज्यादा इंतखाबात में कामयाबी देंगे। बेहद शुक्रिया आपका हमारे से बात करने का। ये थे हमला के साथ मैं फारूक अली, साक्षी टीवी।